चलो देखो, कल हम लोग बात किए थे, ध्यान दो, कल हम लोग बात किए थे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र। आज हम बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, निरक्षीय स्थिति क्या होती है आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो आज उसी स्थिति में हम चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो हेडिंग लगा लें आज का, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र। इसमें हमको करना क्या है, एक चुंबकीय द्विध्रुव लेना है, जैसे कि दंड चुंबक। ठीक है, दंड चुंबक एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है। तो यहां पर हम एक दंड चुंबक लेंगे, ध्यान देना आप, ये एक दंड चुंबक है। ठीक है, ये जिसका एक ध्रुव N और एक ध्रुव S है। ये एक चुंबकीय द्विध्रुव है और ये इसका मध्य बिंदु है। ठीक, इस चुंबकीय अक्ष, इन दोनों ध्रुवों से जो रेखा गुजरती है चुंबकीय अक्ष है, उस अक्ष के लंबवत अगर मध्य बिंदु से कोई रेखा गुजरे ऐसे, ठीक है, तो इस रेखा को हम कहते हैं निरक्ष। ऐसे ध्यान देना, ये निरक्ष है। और इस पर अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु को कहते हैं निरक्षीय स्थिति। और इसी निरक्षीय स्थिति में आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों ध्रुवों से, चुंबक के दोनों ध्रुवों से P को मिलाना होगा ऐसे। ठीक है, मानना होगा कि इस चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से P की दूरी R, ये आपको मानना होगा। ये दूरी जो होती है वो कितनी होती है, L। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये दूरी निकल जाएगी, कितनी होगी, R² प्लस वही दूरी इधर भी होगी क्योंकि R और L इधर भी है, तो R² प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, ये नॉर्थ पोल है चुंबक का, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र यहां पर निकलेगा उसकी दिशा क्या होगी, बाहर की ओर ऐसे, क्योंकि नॉर्थ से चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकलता है। तो यहां पर ऐसे हो जाएगा। ये साउथ पोल है उसका, तो ये अंदर की ओर होता है, यानी इसके कारण जो यहां चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा इधर होगी ऐसे, और इसकी दिशा ये हो गई। ठीक है, अब ये दोनों दिशाएं जो है चुंबकीय क्षेत्र का, जो दोनों दिशा दिख रहा है आपको P पर, ये इस ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और यह इस ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। इसको हम मान लें B1 और इसको मान लें B2। ठीक, दोनों B1 B2 न तो एक दूसरे के दिशा में है, न तो एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, न तो लंबवत हैं, ये किसी कोण पर झुके हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में इन चुंबकीय क्षेत्र को दो घटक में तोड़ेंगे, एक क्षैतिज घटक और एक लंबवत घटक, जिसे ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। तो B1 का जो क्षैतिज घटक होगा वो ये होगा और जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा उसका वो ये होगा B1 का। ध्यान से सुनना हमारी बात। B1 कौन है,
नॉर्थ पोल के कारण यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है, तो उसका लंबवत घटक ये हो गया B1 और क्षैतिज घटक ये हो गया B1। ठीक, अगर ये कोण हम थीटा मान लें तो ये कोण भी क्या होगा, और कोण के पास वाली भुजा कास में, तो ये हो जाएगी B1 कास। समझ में आई बात? तो ये हो जाएगा B1 साइन थीटा। यानी नॉर्थ पोल के कारण P पर जो चुंबकीय क्षेत्र B1, उसका क्षैतिज घटक B1 कास और ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत घटक B1 साइन थीटा हो गया। उसी तरह से साउथ पोल के कारण जो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा है B2। तो ये भी देखिए, न तो क्षैतिज में है न तो लंबवत में है, तो इसको भी दो भाग में तोड़ेंगे, क्षैतिज घटक और लंबवत घटक। तो जो क्षैतिज घटक B2 का होगा उसकी भी दिशा यही होगी, यानी B2 कास, और जो लंबवत घटक होगा उसकी दिशा ये होगी। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा B2 साइन थीटा। अब यहां देखने वाली बात यह है कि जो B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा है, दोनों एक दूसरे के ठीक क्या है, विपरीत है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। और जो B2 कास और B1 कास है वो एक दिशा में है, तो जो एक दिशा में होता है उसको जोड़ लेते हैं और जो विपरीत दिशा में होता है उसको घटा लेते हैं। ठीक है, अब इनके जोड़ने और घटाने पे जो मान आएगा वही P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। क्लियर हो गया ना? तो इसके लिए हम यहां पर लिखें, पहले इसका नाम दे देते हैं A B। तो लिखेंगे माना AB एक चुंबकीय, माना AB एक चुंबकीय क्या है, द्विध्रुव है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण वो क्या है, कैपिटल M है। हमने एक चुंबकीय द्विध्रुव लिया जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, M है। द्विध्रुव के निरक्ष में, द्विध्रुव के निरक्ष में बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, देखिए ध्रुव N से P की दूरी और S से P की दूरी, ध्रुव N से P की दूरी बराबर ध्रुव S से P की दूरी, और दोनों दूरी बराबर हैं और इनका मान कितना है, √r² प्लस L²। और ये मान किसके सूत्र से निकाला गया है, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से। ठीक है जी। अब देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव N के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, उससे पहले हम ये लिखेंगे, यदि बिंदु
P पर इकाई सामर्थ्य का ध्रुव स्थित है, तो अगर ये मान लें कि जो बिंदु P पर जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यहां पर अगर इकाई सामर्थ्य का कोई ध्रुव वहां पर है, तो N ध्रुव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, N ध्रुव के कारण, तो P पर चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर म्यू नॉट 4 पाई M बाई R का, तो दूरी कितनी है N से P की, तो स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है। यस ध्रुव के कारण, यस ध्रुव के P पर क्या चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसका भी मान वही होगा। ठीक है। दोनों B1 B2 दोनों का मान P पर क्या है, समान है, केवल अंतर किसकी है, दिशा की। इसकी जो दिशा है B1 की, वो B से P की ओर है, यहां लिख देंगे B से P की ओर, B1 की दिशा है, और इसकी दिशा क्या है, P से A की ओर। समझ में आई बात। परिमाण दोनों के बराबर हैं, दिशा में अंतर है, ये B से P की ओर है और ये P से A की ओर है। ठीक। B1 व B2 के को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर B1 साइन थीटा व B2 साइन थीटा, जब B1 B2 को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में तोड़ोगे, तो जो B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर है और दिशा में क्या है, विपरीत है। क्योंकि देखिए B1 और B2 के मान बराबर है कि नहीं है, तो यहां अगर B1 B2 का मान रखोगे तो इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, और B1 B2 के मान भी बराबर है, तो ये पूरा वैल्यू क्या है, बराबर, और दिशा में क्या है, तो घटाओगे तो मान क्या आएगा, 0। यहां लिखेंगे B1 साइन थीटा व B2 साइन थीटा के मान बराबर एवं दिशा विपरीत होने से इनका परिणामी क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। इनका परिणामी हो जाता है 0, क्योंकि दोनों के मान बराबर और दिशा में विपरीत हैं। अब इनके जो क्षैतिज घटक है B1 कास और B2 कास तथा क्षैतिज घटक
B1 cos थीटा व B2 cos थीटा दोनों दिशा में क्या है, समान है। अतः इनका परिणामी B बराबर B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, देखिए कॉमन हो जाएगा। यहां बचा B1 और B2। B1 का मान है म्यू नॉट अपान एम बाई, यही है ना, और B2 का भी मान यही है। और काश थीटा दोनों से हो गया। अब देखिए दोनों सेम है, इसका मतलब ये दो गुना हो गया। दो गुना का मतलब क्या है, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, यानी म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये हो गया 2m, हो गया ना 2 गुना बटे r स्क्वायर प्लस, और यहां बचा काश थीटा। काश थीटा की वैल्यू अगर इस त्रिभुज से निकालोगे तो क्या होता है, आधार बटे यानी L बटा r स्क्वायर प्लस, और अंडर रूट का लिखते हैं 1/2 घात, अंडर रूट को 1/2। अब ये दोनों देखिए ब्रैकेट में मान सेम है कि नहीं है, तो गुणा करेंगे तो इसका 1 घात और इसका 1/2 घात जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। यानी B बराबर मिलेगा म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m बटा में r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे पे पावर 3/2, और यह है ऊपर L। चूंकि आपको पता है कि स्मॉल m इंटू 2L, तो देखिए m और 2L है, ये हो जाएगा कैपिटल M। तो B बराबर म्यू नॉट 4 पाई, और ये हो गया कैपिटल M बटे में r स्क्वायर प्लस पावर 3/2। अब यहां पर देखें, इस r के तुलना में L क्या है, तो L लेस देन बहुत छोटा है, तो इसका स्क्वायर और छोटा होगा। तो स्क्वायर को क्या करेंगे, जो राशि बहुत छोटी हो जाती है उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो छोड़ देंगे L स्क्वायर को। तो B बराबर म्यू नॉट 4 पाई m बटा r पे 2 घात, पावर है 3/2 से 2, तो V की वैल्यू आपको मिलेगी म्यू नॉट अपान 4 पाई m बाई r पे, ये हो गया चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है जी, नोट कर डालो। शांत रहो, कितना शोर कर रहे हो तुम लोग। चलिए देखिए, अगला हेडिंग लगाएं, चुंबक के लिए गॉस का प्रमेय, इसी को बोलते हैं गॉस। चुंबक के लिए गॉस का प्रमेय।
देखिए, गॉस का प्रमेय आप लोग वैद्युत क्षेत्र के लिए पढ़ चुके हैं। क्या होता है गॉस का प्रमेय? वैद्युत क्षेत्र में आपने ये लिखा होगा, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और यह कुल फ्लक्स जो होता है उससे परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर किसी पृष्ठ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी तो उस पृष्ठ का जो कुल चुंबकीय फ्लक्स होगा वो हमेशा शून्य होगा। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण में आपने देखा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण करती हैं। तो अगर एक तरफ से जाएंगी तो दूसरे तरफ से फिर तभी तो बंद लूप बनेगा। तो इसका मतलब अगर किसी पृष्ठ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मान लो पृष्ठ है, 4 क्षेत्र रेखाएं इससे गुजर रही हैं, तो फिर इधर से 4 वापस फिर इसी पृष्ठ में आएंगी। ठीक है, तो इसलिए कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जबकि वैद्युत क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पर बंद लूप का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव क्या होता है? शून्य होता है। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर पृष्ठ है उससे गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान हमेशा 0 होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं क्या कर रही हैं? गुजर रही हैं ऐसे। तो इस पृष्ठ का कुल जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि जितनी रेखाएं यहां से निकलेंगी वो सब धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स बनाएंगी, और जो यहां से इंटर करेंगी वो तो जितना बाहर निकलेंगी उतना प्रवेश करेंगी, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या आएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि यह जो पृष्ठ है वो एस है और यह पृष्ठ छोटे छोटे खंडों में क्या है, या अवयवों से बना है, जिसके एक अवयव का एरिया कितनी है? डेल्टा एस है, और ये चुंबकीय क्षेत्र कितना है? बी। तो इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? बी इंटू डेल्टा एस। ठीक है, माना पृष्ठ एस के अनेक अवयव डेल्टा एस हैं, जिनसे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर, देखो, बी इंटू डेल्टा एक्स, और इसका मान क्या होगा? 0। यही गॉस का प्रमेय है चुंबकीय फ्लक्स को लेकर के। अगर ये पृष्ठ बंद पृष्ठ है, यदि पृष्ठ बंद है तो फाई बी बराबर क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएस, ये हम लिखेंगे, और इसका भी कुल मान क्या आएगा? 0। ध्यान रखना इस चीज को। चुंबक के लिए गॉस का जो प्रमेय है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? हमेशा शून्य रहता है।
जबकि वैद्युत क्षेत्र में ऐसा नहीं है। वैद्युत क्षेत्र में किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है, और इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए।